हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 इतिहास त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपक्षीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण, त्रिपक्षीय शक्तियों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक योगदान, संघर्ष के परिणाम। आठवीं शताब्दी से पहले की भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। विशाल साम्राज्य के स्थान पर छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ। इन छोटे छोटे राज्य को क्षेत्रीयता तथा विकेंद्रीकरण की भावना देश के लिए घातक सिद्ध हुई, परंतु इसके परिणाम स्वरूप इस युग के कई प्रबल राजनीतिक शक्तियां उभर कर आई। इन शक्तियों ने उत्तरी भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रयास में तीन शक्तिशाली प्रमुख थे। तीन शक्तियां प्रमुख थी: पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष। उत्तरी भारत विशेषतः कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट नामक तीन शक्तियों में आपस में लगभग 2 शताब्दियों तक संघर्ष चला। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में कभी एक विजयी रहा तो कभी दूसरा। यह संघर्ष अतः तीनों साम्राज्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इतिहास में ये तीनों साम्राज्य अपने उत्तम प्रशासन, धार्मिक सहनशीलता की नीति, कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध थे। निसंदेह इन तीनों साम्राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन तीनों साम्राज्यों के बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। कन्नौज के लिए संघर्ष क्यों? हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया था। यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। यह प्रदेश बहुत उपजाऊ तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसलिए कन्नौज को प्राप्त करने वाला यहाँ से अपार धन प्राप्त कर सकता था। उस समय के राजाओं का यह विचार था कि कोई राजा कन्नौज पर अधिकार करके ही उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ क्षेत्र पर अपनी सर्वोच्चता का दावा कर सकता है। इस कारण कन्नौज राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पक्षों से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय में 780 में आरंभ हुआ। धर्मपाल पाल वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह कन्नौज पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, किंतु प्रतिहार राजवंश का राजा वत्सराज इस बात को सहन नहीं कर सका। उसने गंगा यमुना दोआब के मध्य हुई एक लड़ाई में धर्मपाल को पराजित कर दिया। परंतु इसी समय राष्ट्रकूट के महान राजा ध्रुव ने कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के लक्ष्य से वत्सराज पर आक्रमण करके उसे भगा दिया। फिर से धर्मपाल को भी लड़ाई में पराजित कर दिया। इस प्रकार साम्राज्य के लिए पाल, गुर्जर, प्रतिहार व राष्ट्रकूटों में त्रिकोणीय संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव कन्नौज में अपनी स्थिति को दृढ़ नहीं कर पाया कि उसे अपने साम्राज्य में राज सिंहासन के लिए पैदा हुई कठिनाई के कारण वापस लौटना पड़ा। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल फिर अपने सैनिकों को साथ लेकर कन्नौज की ओर बढ़ा। उसके सैनिकों ने इंद्रयुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने अब अपने आधिपत्य में कन्नौज पर चक्रयुद्ध को बिठाया।
वत्सराज की मृत्यु के पश्चात नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार राजघराने का नया शासक बना। उसने चक्रयुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस कारण धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ा। मुंगेर बिहार में हुए इस युद्ध में धर्मपाल की पराजय हुई। धर्मपाल के आन पर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, जो ध्रुव का उत्तराधिकारी था, कन्नौज की ओर बढ़ा। उसने नागभट्ट को युद्ध में पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय के दुर्बल उत्तराधिकारी रामभद्र के समय पाल वंश के शासक देवपाल ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया था। रामभद्र के पश्चात मीर भोज प्रतिहार वंश का नया शासक बना। वह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने देवपाल से कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात कन्नौज अधिकतर प्रतिहार शासकों की राजधानी रहा, किंतु उस समय पर पाल व राष्ट्रकूट शासकों का प्रभाव भी बना रहा। राष्ट्रकूट ध्रुव 780 से 793 ईस्वी, गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी, अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी, कृष्ण 878 से 914। ये राष्ट्रकूट के महत्वपूर्ण शासक हैं। गुर्जर प्रतिहार वत्सराज 783 से 795, नागभट्ट 795 से 833, रामभद्र 833 से 836, मीर भोज 836 से 889, महेंद्रपाल 890 से 910, धर्मपाल 770 से 810, देवपाल 810 से 850, विग्रपाल 850 से 860, नारायणपाल 860 से 915 ईस्वी। ये पाल वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। पाल वंश 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक भारत में 3 शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इन साम्राज्यों के नाम पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। इनमें से पाल शासकों ने 9वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी और उत्तरी भारत में, प्रतिहार साम्राज्य 10वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी व ऊपरी गंगा घाटी में तथा राष्ट्रकूट दक्षिण में 10वीं सदी के अंत तक प्रभावी रहा। 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के जिन राजवंशों की स्थापना हुई, उनमें पाल वंश भी एक था। इस वंश के शासकों ने बंगाल पर 400 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के प्रमुख शासक तथा इसका योगदान इस प्रकार है। गोपाल इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है। वह 647 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात फैली अराजकता को समाप्त करके 750 में शासक बना। उसने न केवल समस्त बंगाल को एकत्रित किया, बल्कि वह फैली अव्यवस्था को दूर कर शांति की स्थापना की थी। परिणामस्वरूप उसके समय में बंगाल में पुनः एक संगठित तथा खुशहाल राज्य बना गया। इस वंश के अन्य शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल आदि थे। नारायणपाल के समस्त उत्तराधिकारी कमजोर निकले। परिणामस्वरूप पाल वंश की तीव्रता से पतन होता चला गया। अंततः 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति ने पाल वंश को सर्वदा नष्ट कर दिया। पाल वंश का योगदान। पाल शासक अपने शासन काल में समस्त बंगाल को एकत्रित करके शांति और खुशहाली लाने में सफल रहे। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करके बंगाल व बिहार में अनेक विहारों, मठों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। दुर्भाग्य से बहुत सारे भवन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिए। भवनों के अतिरिक्त पाल शासकों ने अपने राज्य में बहुत सारे तालाबों तथा झीलों का निर्माण भी करवाया।
उसके समय में मूर्तिकला तथा चित्रकला के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई। इस काल में जो मूर्तियाँ बनाई गई उनमें महात्मा बुद्ध की बनी मूर्तियाँ विशेष रूप से बहुत आकर्षक हैं। ये मूर्तियाँ काले पत्थर तथा कांसे की बनी हुई हैं। पाल शासक शिक्षा तथा साहित्य के महान संरक्षक थे। शिक्षा के प्रयास के लिए उन्हें सोमपुरी, विक्रमशिला तथा उदयपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देकर उसने सम्मान में और वृद्धि की। इस विश्वविद्यालय में न केवल देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों बल्कि विदेशों चीन, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त के लिए आते थे। इस कारण जहाँ शिक्षा प्रसार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, वहाँ भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलने का अवसर भी मिला। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य का विकास भी होता रहा। संध्या करनंदी, चक्रपाणी, माधव तथा जीमूतवाहन इस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। संध्या करनंदी ने रामचरित, चक्रपाणी ने चक्रदूत, माधव ने रोग निदान तथा जीमूतवाहन ने कला, विवेक तथा व्यवहार मात्रक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। पालों के राज्य में राजस्व एकत्रित करने के लिए ग्रामपतियों तथा 10 ग्रामिकों के अधीन क्रम से 1-1 और 10-10 गांव के एकांक हुआ करते थे। दशमिक प्रणाली में राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी अधीनस्थ क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में करता था। पालों के अधीन राज कर्मचारियों की बहुलता थी, जो सामंती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई देती है। पाल शासकों के अधीन सामंत समय समय पर आर्थिक व सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इस प्रकार राजनीतिक एकता के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी पालों के 400 वर्षों तक शासन काल में बंगाल तथा उत्तर भारत में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की। गुज्जर प्रतिहार वंश की गणना राजपूतों के प्रसिद्ध वंशों में की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे लोग ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रिय बन गए। जो भी हो, गुज्जर प्रतिहार शक्तिशाली शासक थे और वे राजस्थान के गुज्जर कबीले से संबंध रखते थे, जिस कारण उन्हें गुज्जर प्रतिहार कहा जाता है। चंद्रबरदाई के अनुसार उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। क्या आप जानते हैं गुज्जर प्रतिहार की कई शाखाएं थी। उनमें से उज्जैन शाखा के शासक प्रमुख थे। उन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ग्वालियर परिस्थिति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरबों की सेना को हराया। गुज्जर प्रतिहारों की 3 शाखाएं। प्रथम शाखा बरगुकच्छ बड़ौच, द्वितीय शाखा मंडोर राजस्थान, तृतीय शाखा उज्जैन। प्रमुख शासन व उनका योगदान। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की और साम्राज्य का विस्तार किया। वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र मीरभोज प्रथम इस वंश के सबसे महान शासक हुए, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके समस्त उत्तरी भारत पर प्रतिहारों के साम्राज्य का विस्तार किया। मीरभोज के पश्चात महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल आदि शासकों ने शासन किया। ये शासक अयोग्य निकले। 1018 में जब मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल बिना मुकाबला किए भाग गए। अंत मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज में भारी लूटमार की। राजपूत इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने राज्यपाल को गिरफ्तार करके उसका वध कर दिया और उसके पुत्र त्रिलोचनपाल को गद्दी पर बिठा दिया। त्रिलोचनपाल ने 1027 तक शासन किया। वह भी गुज्जर प्रतिहार वंशों के गौरव को स्थापित करने में
असफल रहा, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही इस महान वंश का अंत हो गया। त्रिलोचन पाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। सामान्यतः प्रतिहार राज्य का प्रशासन सामान्यतः लोग चलाते थे। सामान्यतः उपाधियां धारण करते थे। वे समय समय पर शासक को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। सामंत लोग बड़ी शानो शौकत से रहते थे। राज्य में वन व खाली भूमि सामंतों की ही मानी जाती थी। प्रतिहार के राज्य में चारागाह, प्रति जमीन व अन्य जमीन के उपभोग के लिए अधिकतर छोटे सामंतों को दे दिया जाता था। उस समय कृषि दासत्व की प्रथा भी प्रचलित थी। क्या आप जानते हैं मीर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसने प्रभास तथा ग्वालियर अभिलेख में आदिवरा कहा गया है। उसने विदेशी आक्रमणकारी ऊनों को पराजित किया था। प्रतिहार सम्राट मीर भोज के शासन के समय चलाए गए चांदी के सिक्के। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान। गुर्जर प्रतिहार शासन का कला, वास्तु और साहित्य के महान संरक्षक थे। मीर भोज वंश का सबसे उत्कृष्ट शासक था। इस अवधि को उल्लेखीय मूर्तियों में विष्णु का विश्व स्वरूप और कन्नौज से शिव और पार्वती का विवाह शामिल है। ओसिया, आबानेरी और कोटा राजस्थान में खड़े मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। ग्वालियर संग्रहालय में प्रदर्शित सुरसुंदरी नामक की महिला आकृति गुर्जर प्रतिहार कला की सबसे आकर्षण मूर्तियों में से एक है। आमतौर पर प्रारंभिक प्रतिहारों को श्रेय दिया गए वास्तविक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण समूह ओसियान राजस्थान में है। पूर्व में चित्तौड़ के महान किले से आधुनिक गुजरात की दक्षिण सीमा तक प्रतिहारों ने 8वीं सदी के अंत तक सभी कलाओं को अवशोषित कर लिया था। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण के प्रसिद्ध राजवंशों में से एक था। इस राजवंश ने 742 ईस्वी से 973 ईस्वी तक शासन किया। फलीट का कथन है कि राष्ट्रकूट उत्तरी भारत में राठौड़ वंश में से एक थे। सीवी वैद्य के अनुसार राष्ट्रकूट मराठा वंश के थे। डॉक्टर भंडारकर का विचार है कि राष्ट्रकूट के पूर्वज किसी राज्य के गवर्नर थे, जिन कारण उसके राजवंश का नाम राष्ट्रकूट पड़ गया। इसकी कई शाखाओं की जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख शाखाएं मान्यूर शाखा, अलीचपुर शाखा, मान्यखेत शाखा। प्रमुख शासक व उनका योगदान। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। उसने 742 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। उसने कांची, कौशल तथा मालवा आदि राज्यों पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। 752 से 753 ईस्वी में उसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके सारे महाराष्ट्र को अपने अधिकार में ले लिया। इस महत्वपूर्ण विजय के पश्चात दंतिदुर्ग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्या आप जानते हैं राष्ट्रकूटों की मान्यखेत शाखा मालखेड़ा, गुलबर्गा, कर्नाटक ने इतिहास में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। कृष्ण प्रथम एवं गोविंद तृतीय। 756 ईस्वी में दंतिदुर्ग की मृत्यु के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम राज सिंहासन पर बैठा। उसने दंतिदुर्ग द्वारा आरंभ किए गए कई कार्यों को पूरा किया। उसने चालुक्य शक्ति को पूर्ण रूप से दमन कर दिया। उसने गंग शासक को पराजित करके उसके प्रदेश पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम न केवल एक विजेता था बल्कि एक महान भवन निर्माता भी था। उसके द्वारा एलोरा में शिव की स्मृति में बनाया गया कैलाश मंदिर अपनी उत्तम कला का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। 773 ईस्वी में कृष्ण प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गोविंद द्वितीय राज सिंहासन पर बैठा। वह बहुत अयोग्य शासक सिद्ध हुआ।
इसलिए उसके छोटे भाई ध्रुव ने उसे सिंहासन से उतार दिया तथा समय को राजा घोषित कर दिया। ध्रुव के राज्य सिंहासन पर बैठने के साथ राष्ट्रकूटों के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। उसने पहले दक्षिण के गंग, पल्लव, वेगी तथा मालवा राज्य को पराजित करके उसके अनेक प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात उसने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया और प्रतिहार शासक वत्सराज व पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके उसके कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ध्रुव निसंदेह भारत के अयोग्य शासकों में से एक था। उसके शासनकाल में राष्ट्र ने सम्मान व गौरव प्राप्त किया। ध्रुव निसंदेह भारत के योग्य शासकों में से एक था। उसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने सम्मान व गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रकूट के अन्य महान शासक गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय तथा इंद्र तृतीय आदि थे। इंद्र तृतीय ने, जिसने 915 से 927 तक शासन किया, भी एक महान योद्धा था। उसने परमार तथा चालुक्य शासकों को पराजित किया। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता प्रतिहार शासक महिपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार करना था। परिणाम स्वरूप उसके सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। अन्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट राज्य का पतन आरंभ हो गया। इसके पश्चात अमोघवर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघवर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय तथा कर्क द्वितीय ने शासन किया। इस शासकों में से केवल कृष्ण तृतीय एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, लेकिन उसकी सफलता एक बुझते हुए दीपक के लोक मात्र थी। कर्क द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। उसे 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया। तेल द्वितीय ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों ने एक विस्तृत एवं गौरवमयी साम्राज्य की स्थापना की। अपनी वीरता द्वारा समूचे दक्षिण भारत को अपने प्रभाव के अधीन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तरी भारत के विख्यात केंद्र कन्नौज को कुछ वर्षों तक अपने अधीन रखा। दक्षिण के इतिहास में 742 से लेकर 973 तक राष्ट्रकूटों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी सफलता को देखते हुए उसके समय को दक्षिण भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से स्मरण किया जाता है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने चोल, पल्लव और चालुक्य शासकों को कड़ी पराजय दी। राष्ट्रकूट शासकों की शासन व्यवस्था। राष्ट्रकूट शासकों की शासन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। उत्तराधिकार से संबंधित झगड़ों को दूर करने के लिए शासक प्राय अपने बड़े पुत्र को युवराज नियुक्त करते थे। प्रशासन व्यवस्था की कार्यकुशलता के लिए साम्राज्य को राष्ट्रों, प्रांतों, विषयों और भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। इसमें बहुत ही योग्य तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाता था। नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व पोस्टपाल अथवा कोतवाल का था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया, जिसे ग्राम महत्तर कहा जाता था, इसके सहयोग के लिए देश ग्रामकूट राजस्व अधिकारी नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। केंद्रीय सरकार गांवों की शासन व्यवस्था में बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। लोगों पर कर का भार बहुत कम था। राष्ट्रकूट शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था की थी। उनके सैनिकों की कुल संख्या लगभग 5 लाख थी। सेना में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती थी। इस सेना के सहयोग द्वारा राष्ट्रकूट शासक महान विजय प्राप्त कर पाए। राजा
राजा की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी। राजपद वंशानुगत था। कभी कभी उत्तराधिकार को नज़र अंदाज करके योग्य व्यक्ति को भी शासन बनाया जाता था। वे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सुगरत वर्ष आदि। राष्ट्रकूट शासक राजधानी में ऐश्वर्य तथा वैभव के साथ रहते थे। वे बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण धारण करते थे। उनके दरबार बहुत ही वैभवशाली होता था। राज्यसभा में सामंत, राजदूत, मंत्री, कवि, ज्योतिषी नियमित रूप से उपस्थित रहते थे। महिलाओं भी राजदरबार में उपस्थित रहती थी। युवराज। राष्ट्रकूट शासक अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति करते थे। युवराज अपने पिता की शासन कार्यों में सहायता करता था। युवराज युद्धों में भी अपने पिता का साथ जाता था। मंत्रिपरिषद। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रकूट शासकों ने मंत्रिपरिषद का गठन किया था। अधिकांश मंत्री सैनिक पदाधिकारी होते थे। मंत्रियों का पद प्राय पैतृक होता था। राज्य व्यवस्था। राष्ट्रकूटों ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनेक राष्ट्र प्रांतों में बांटा हुआ था। राष्ट्र प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था। उसका मुख्य कार्य राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं भू राजस्व इकट्ठा करना था। विषय। जिला। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य को विषय में बांटा हुआ था। विषय का अधिकारी विषपति होता था। एक विषय में 1000 से लेकर 4000 तक गांव होते थे। इनका कार्य भी विषय में राष्ट्रपति के आदेश का पालन करना होता था। भुक्ति, तहसील का प्रबंध। विषय के आगे भुक्ति में विभाजित किया जाता था। भुक्ति का प्रधान भोगपति होता था। भुक्ति में 50 से 70 गांव होते थे। नगर प्रबंध। नगरों का प्रशासन स्वायत्त प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता था। नगरपति के नेतृत्व में शासन चला जाता था। धार्मिक नीति। राष्ट्रकूट शासन हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्ण द्वितीय ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों के उदार और प्रगतिशील विचारों के संबंध में प्रमाण मिलता है। वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था। राष्ट्रकूटों की आय का साधन भूमि कर था, जिसे उद्रंग या भोग कहा जाता था। यह उपज का प्राय चौथा भाग होता था। यह कर अनाज के रूप में लिया जाता था। सैनिक प्रशासन। राष्ट्रकूटों के पास एक विशाल स्थायी सेना थी। उनकी सेना में पैदल, हाथी व घुड़सवार शामिल थे। युद्ध के साथ सामंत भी अपनी सेनाएं भेजकर समय समय पर राष्ट्रकूट शासकों की सहायता करते थे। साहित्य एवं कला का विकास। राष्ट्रकूट शासन कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। इनमें से एलोरा के निर्मित कैलाश मंदिर अपनी कला के कारण सुविख्यात है। यह मंदिर एकल चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस काल में एलिफेंटा की गुफा का भी निर्माण किया गया। इस गुफाओं को देखकर व्यक्ति आज भी चकित रह जाता है। राष्ट्रकूट ने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया। अमोघ वर्ष समय एक महान विद्वान था। उसने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसे कन्नड़ भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जिनसेन ने राष्ट्रकूटों के संरक्षण में आदि पुराण और हरिवंश पुराण नामक विख्यात ग्रंथों की रचना की। महावीर आचार्य द्वारा रचित गणित संग्रह संकटायन का अमोघ वर्षवर्ती और विक्रम भट्ट का नल चंपू नामक ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध थे। उनके अतिरिक्त इस समय के विख्यात विद्वानों में का नाम चंपा, पोन्ना और रन्ना थे। ये कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि कला, साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास किया। त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम।
कन्नौज के लिए चलने वाला यह लंबा तथा भयंकर संघर्ष तीनों राजवंशों पाल प्रत्या तथा राष्ट्रकूटों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के कारण यह तीनों राजवंश बहुत कमजोर हो गए, यहाँ तक कि वे अपने अपने प्रदेशों को भी नियंत्रण में न रख सके। राष्ट्रकूटों के प्रदेशों पर परवर्ती चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। प्रत्या राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। बंगाल में पाल वंश का स्थान सेन वंश ने दे लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष तीनों राजवंशों का पतन कर दिया। माइंड मैप हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।